हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कि जो आंसर लिखने होते हैं 150 में और 250 शब्दों में, इन पर इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे आंसर लिखते हैं, कई सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है पर्सनली। तो जो कि अच्छी भी बात है कि आप इतनी सारी प्रैक्टिस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पर करते हैं। लेकिन निबंध पर मैंने प्रैक्टिस बहुत कम ही देखा है, और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लिखना मतलब बहुत कम पसंद करते हैं, मतलब लिखना ही नहीं चाहते, और लिखते भी हैं। तो मैंने अभी तक जो सुना है वो ये है कि वो बहुत बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं लिखते लिखते निबंध। टॉपिक पर जब वो सोचने बैठते हैं तो सोच ही नहीं पाते, लिखना कैसे है वो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ऊट पटांग जैसा भी मन किया, ज़बरदस्ती यदि निबंध लिखने भी बैठे हैं तो लिख दिए, पता चला औसत नंबर मिला, फिर मोटिवेशन डाउन हुआ, फिर निबंध लिखना ही छोड़ दिए। वो उस बाद में टाल देते हैं कि कल देखा जाएगा, लेकिन कल कभी आता नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। मतलब निबंध को इग्नोर करना, आप अपनी मंजिल से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, राइट। तो इससे जब आप लिखते हैं, निबंध जब आप लिखते हैं, तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आप फेस करते हैं, फिर बाद में आप निबंध को बीच में ही छोड़ करके उठ जाते हो, पूरा लिखते नहीं, आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं आता। तो ये जो छोटी सी सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ ये नहीं होगी, 4 से 5 वीडियो होंगे, और बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट से ज़्यादा के वीडियो मेरे नहीं होते, राइट। तो ये जो छोटी सी सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, उसमें हम निबंध लिखने की प्रक्रिया वो उससे जुड़ी चुनौतियों को देखेंगे कि हम जब निबंध लिखें तो हमें जो चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं वो उसका निराकरण हो सके, ताकि निबंध लिखने में आपका इंटरेस्ट आए और आप एक अच्छा निबंध लिख सकें। ध्यान रहे कि इस पूरी सीरीज़ को यदि मैं देखूं, निबंध लिखने की प्रक्रिया व उससे जुड़ी चुनौतियों को मैंने 6 भागों में बांटा है। कि हम पहले सबसे ये समझेंगे कि कोई टॉपिक होता है तो विषय का सही अर्थ हमें कैसे समझना चाहिए, विषय के सही अर्थ को समझना सीखेंगे, विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना सीखेंगे, निबंध की रूपरेखा बनाना सीखेंगे, भूमिका लिखना, मुख्य विषय वस्तु को लिखना, निष्कर्ष लिखना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि भूमिका यहाँ पर आपने लिख दिया है, कुछ यहाँ होनी चाहिए, ऐसा कुछ यदि माइंड में आपके आता होगा तो ये राज की बात है, राज रहने दीजिए। वो समय के साथ आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, मैंने ये प्रोसेस क्यों अपनाया है निबंध लिखने के लिए, राइट। तो देखिए, अब ये एक बात ये भी है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद तुरंत आप बहुत अच्छा निबंध लिखने लगेंगे, एक्सीलेंट निबंध तुरंत लिखने लगेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि निबंध क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट। एक निबंध, 2 निबंध या मेरे समझा देने के बाद, इस सीरीज़ को पूरा करने के बाद तुरंत बहुत अच्छा लिखने नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट आएगा, आप मेहनत करने के लिए आप एकदम दृढ़ संकल्पित हैं, तो ये चीज़ तो है कि आप निबंध अच्छा लिखेंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर निबंध लिखने की प्रक्रिया, उससे जुड़ी चुनौतियों में जो सबसे पहला पार्ट है विषय का सही अर्थ समझना, इसको हम देखते हैं। बहुत धैर्य बना के रखिएगा, ये मत कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आज एक ही ये वीडियो देखने के बाद बस सब कुछ आप जान जाएंगे निबंध के बारे में। तो आज का ये जो पहला फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे बहुत छोटा सा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ये साइड वीडियो ना बने, बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ समझाने के इसमें खास कुछ है नहीं, लेकिन है ज़रूर, महत्व तो रखता ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही कुछ समझने के लिए, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है विषय का सही अर्थ समझना, मतलब यदि कोई टॉपिक है तो उन शब्दों पर आपको ध्यान देना होता है जो विषय की तीव्रता या विस्तार को निर्धारित करते हैं। कोई टॉपिक है, टॉपिक में आपको उन शब्दों पर गौर करना होता है जो विषय की तीव्रता और विस्तार को निर्धारित करते हैं। जैसे यदि टॉपिक में एकमात्र, केवल, साथ साथ, सर्वाधिक, न्यूनतम, संभवतः, चाहिए, संभव, संभव इत्यादि जैसे शब्द यूज़ हुए हैं विषय में, कोई टॉपिक में, तो उसकी तीव्रता एवं विस्तार को समझने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण में मान लीजिए कोई एक निबंध है, IAS 2014, मतलब 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न कि केवल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। यदि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि जब केवल लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा आपको गौर करने की ज़रूरत है
कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिर्फ राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है, इसके लिए और भी प्रयास करने की ज़रूरत है, और भी अधिकार देने की ज़रूरत है। वो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर, मतलब और भी जितने भी आयाम आप सोच सकते हो, उन संदर्भों में और भी अधिकार देने की ज़रूरत है जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। ये बातें हम कैसे सोच रहे हैं? केवल शब्द लग जाने से ये बात तो समझ में आ रही कि आपका निबंध सिर्फ राजनीतिक अधिकारों पर ही नहीं टिका होगा कि राजनीतिक अधिकार दे देंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो जाएगा। मैंने कई सारे अभ्यर्थियों के कॉपियों में देखा है कि वो क्या किए हैं कि जैसे ये प्रश्न है, ये टॉपिक है, तो राजनीतिक अधिकार पर ही पूरा का पूरा निबंध लिख देते हैं कि राजनीतिक अधिकार देने से महिलाएं कैसे, उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, उसी को विस्तार देते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि केवल लिखा हुआ है तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये शब्द यूज़ होने के बाद सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही पर्याप्त नहीं होंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। एग्ज़ाम्पल में अभी मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बहुत अंदर मतलब जा कर के ये नहीं समझा रहा हूँ कि निबंध कैसे लिखना है। सिर्फ और एग्ज़ाम्पल यदि कुछ मैं देना चाहूँ तो ये, या हम सभी समझना चाहें तो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल तलाक हो गया, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा हो गया, इन पर समानता का अधिकार मतलब आर्टिकल 14-21 का उल्लंघन मानते हुए उनको, महिलाओं को सबरीमाला जो मंदिर है उसमें प्रवेश का अधिकार दिया गया। ट्रिपल तलाक को इलीगल ठहराया गया। ठीक है, 1 मिनट, राइट, रुकिए 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर मतलब आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को क्या कहा कि ये जो वर्जित किया गया है ये ठीक नहीं है, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई, ट्रिपल तलाक को अवैध ठहराया गया। तो न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट था, इसमें समझाने का उद्देश्य ये है कि यदि ये शब्द यूज़ होते हैं एकमात्र, केवल, साथ साथ, तो यहाँ पर आपको ठहरने की ज़रूरत है, कुछ रुक करके सोचने की ज़रूरत है कि और भी क्या ऐसे प्रयास हो सकते हैं। यही टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक होता है तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत वहाँ पर होगी। जो टॉपिक होगा, यहाँ पर जो टॉपिक है उसके अनुसार कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिर्फ राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है, और भी क्या अधिकार दिए जाएं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल शब्द लग जाने से, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट से पहले मैं एक बार थर्ड पॉइंट पे बात करता हूँ, फिर इसके बाद उस पर आते हैं। इसमें देखें तो मैंने लिखा है कि यदि विषय में, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसमें एस्से का, यदि विषय में भारत शब्द का उल्लेख नहीं है और न ही कोई तार्किक वजह मौजूद है कि विषय भारत के संदर्भ में ही लिखा जाए, तो हमें स्थानगत विस्तार के रूप में संपूर्ण विश्व को लेकर चलना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक है एस्से का, और उस टॉपिक में भारत शब्द का उल्लेख नहीं है और न ही कोई तार्किक वजह मौजूद है कि विषय भारत के संदर्भ में हो, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को लेकर के चलना चाहिए। आगे मैंने लिखा है कि भले ही हम अनुपातिक रूप से भारत को विशेष तरजीह दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ये जो फर्स्ट वीडियो अभी बना रहा हूँ, इस पर अपना फोकस क्या है? विषय के सही अर्थ को समझना है। ठीक है, कोई टॉपिक है तो उसके विषय के सही अर्थ को समझना पहले हमें सीखना होगा कि यदि ये शब्द यूज़ होते हैं तो हमें कैसे, क्या करना है, इस पे मैं बात करूं कि यदि ये शब्द यूज़ होते हैं तो ध्यान देना होगा कि जो विषय होगी उसकी तीव्रता एवं विस्तार को निर्धारित करते हैं कि उसका तीव्रता और विस्तार क्या हो सकता है, वो बात मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई टॉपिक है उसमें भारत शब्द यूज़ नहीं किया गया है और ना ही कोई तार्किक वजह मौजूद है कि हम विषय, जो हमारा विषय होगा वो भारत के संदर्भ में ही हो, यदि ऐसी कोई तार्किक वजह भी मौजूद नहीं है तो हमें भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को समेट करके चलना होगा, अपना निबंध लिखना होगा। अनुपातिक रूप से हम भारत को विशेष तरजीह देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखें तो दूसरा पॉइंट इसका, उसी तरह यदि विषय में वर्तमान, अतीत, 21वीं सदी जैसा कोई कालगत संदर्भ विद्यमान न हो तो हमें विषय वस्तु को काल सीमा में मुक्त होकर व्यापक लिखना चाहिए। यदि कोई टॉपिक है, टॉपिक में वर्तमान, अतीत, 21वीं सदी ऐसे शब्द स्पष्ट रूप से काल का निर्धारण नहीं किया गया है तो आप एकदम मुक्त होकर के उस टॉपिक को जहाँ से जोड़ सकते हैं, ईसा पूर्व से, ईसवी से, 21वीं सदी से, वर्तमान से, भविष्य से, जैसे जोड़ सकते हैं उस काल सीमा से एकदम मुक्त होकर के आप विषय को लिख सकते हैं। मतलब दो चीज़ आपने यहाँ पर देखी, एक देश और एक काल। मतलब देश
का वर्णन शब्द देश, कौन से देश के बारे में विषय में, यदि वो विषय में देश का नाम नहीं लिखा दिया गया है तो आप कैसे लिखेंगे। यदि कालगत जो अस्पष्टता है यदि वो विषय में नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की। ठीक है, आगे देखिए, तो भारत के सम्मुख संकट, यदि एक निबंध मैं एक टॉपिक लूँ कि भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक, यहाँ पर आप देखें तो देश का नाम है भारत। इसका मतलब है कि जो अब हम निबंध लिखेंगे, लिखना जब पूरा निबंध लिखा जाएगा तो उस पर ज़्यादा जोर कहाँ होगा, भारत पर होगा। मतलब भारत के बाहर के जो सम्मुख जो संकट और भी अन्य देशों में हैं उन पर हम नहीं जाएंगे। मतलब यदि जाने की संभावना कहीं बन भी जाती है तो बहुत संक्षेप में हम जाएंगे। ज़्यादा हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कहाँ पर होगा, भारत के सम्मुख संकट पर होगा। ध्यान दें तो यहाँ पर कालगत, यदि काल का निर्धारण नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से ना तो अतीत लिखा गया है, न 21वीं सदी लिखा गया है, न वर्तमान लिखा गया है, लेकिन यदि आप इस विषय को पढ़ें तो विषय को पढ़ें तो ये समझ में आता है कि ये वर्तमान की बात कर रहा है कि भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। तो यहाँ पर देखें तो देश नाम अस्पष्ट है, काल पढ़ने में समझ में आ रहा है कि वर्तमान संदर्भों में चर्चा करनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि भारत का संदर्भ लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। काल का अस्पष्ट विवेचन या विवेचन न होने के बाद भी इस विषय में वर्तमान काल का अनुपात अधिक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यदि वर्तमान काल का अनुपात अधिक रहेगा, यदि आप जोड़ना चाहें तो अतीत से या फ्यूचर से कुछ ऐसा जोड़ के लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई टॉपिक हो तो विषय का सही अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने एक ये देख लिया कि ये शब्द यूज़ होंगे तो हमें कैसे सोचना है। और यदि देश और काल का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है तो हमें कैसे लिखना है, थोड़ा ये हम अभी ऊपर देखें। फिर आगे देखें तो देश काल का संदर्भ स्पष्ट ना हो तो अपने विवेक से विषय वस्तु की परिधि तय कर लेनी चाहिए। यदि कोई टॉपिक आपको दिया जाए और वहाँ देश और काल का संदर्भ स्पष्ट ना हो तो अपने विवेक से विषय वस्तु की परिधि आपको तय कर लेनी चाहिए कि आप जो निबंध लिखेंगे उसको किस दिशा में ले जाएंगे, वो आपके विवेक पर निर्धारित होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पे कुछ हम मतलब बात करेंगे कि पूरी तरह से ऐसा ना हो कि आप भारत देश को छोड़ करके पूरी तरह से चले जाएं कि किसी अन्य देश के ही बारे में पूरा 70 से 80% का अनुपात वहीं का रख दें और भारत का 20% रखें। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम भारत में दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो भारत में बनने जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। काल का ऐसा ना ही, ये भी नहीं होना चाहिए कि पता चला कि आप सिर्फ अतीत में ही पड़े रह गए, फ्यूचर में आ ही नहीं पाए, प्रेजेंट में आ ही नहीं पाए, सिर्फ अतीत की ही बातें करने में लग गए हैं। तो ये आपका विवेक नहीं होना चाहिए कि अपने विवेक से पता चल विषय वस्तु की परिधि तय करने लगे तो कहीं और ही भटक जाएँ, राइट। ये नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें तो हमें जानने की ज़रूरत है ना। निबंध लिखने के दौरान जब हम आयाम को सोचते हैं, मतलब निबंध क्या है कि आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन हमारी सोचने की सीमा पर एक मतलब एक निर्बंधन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब हम विषय से भटक रहे हैं सोचते समय, क्योंकि आप कभी निबंध लिखें और सोचने लगें तो कभी कभी हम विषय से भटकने लगते हैं, तो फिर आता है यार नहीं, हम अपने सामने निबंध के टॉपिक को देखते हैं तो लगता है कि यार ये भटक गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कुल मिलाकर के विषय वस्तु से भटक जाएँ, जो विषय है उससे हम भटक जाएँ, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में देखें तो 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है कि क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। तो प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर सिर्फ भारत में तो है नहीं, अन्य देशों में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ का प्रतिस्पर्धा का बढ़ रहा है स्तर, और वो युवाओं के हित में है ही नहीं। वो तो अंदर निबंध के लिखने का अंदर की बात है कि हित में है या नहीं, वो बाद में क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर, ये सिर्फ भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। मतलब इसको भी देखें तो महिलाओं की स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी खराब है, और अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जब हम निबंध लिखेंगे तो वहाँ की जो अच्छी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि यार ये चीज़ें भारत में अपनाई जाएँ तो भारत में महिलाओं की स्थिति में और अच्छा सुधार हो सकता है, तो हम वहाँ पर अपनी, जब हम निबंध लिख रहे हैं तो सजेशन में दे सकते हैं। वो हालांकि हम आगे बात करेंगे। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आप देखें तो न देश और न काल दोनों सूचित नहीं हैं, राइट। जब दोनों सूचित नहीं हैं फिर भी हमें क्या करना चाहिए ये देखिए। लेकिन एक चीज़ है कि काल भले नहीं बताया गया कि अतीत है
अतीत में लिखना, अतीत की बात हो रही है यहाँ पे कि किसी सदी की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, वर्तमान की हो रही है, लेकिन ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि वर्तमान संदर्भों में चर्चा चल रही है, राइट। चलिए नीचे देखिए मैंने लिखा है कि ध्यान रहे ये समस्याएं सिर्फ भारत में नहीं हैं बल्कि अन्य देशों में भी हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 75 से 80% चर्चा भारत के संदर्भ में करें और उसके साथ साथ विश्व के उदाहरण भी जोड़ते चलें। ये तरीका अभी आगे मैं बात करूँगा कैसे करना है, बस अभी सीखिए, राइट। विषय को समझना सीखिए कि हम विषय को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, विषय के सही अर्थ को समझना। ओके चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ओके, तो आपने ये पॉइंट में आपने देख लिया कि क्या समझाने की मैंने कोशिश की, इन शब्दों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस पूरे पॉइंट में हमने क्या देखा, देश और काल जब ना सूचित हों तो हमें क्या करना होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि विषय से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा आयामों पर सोचना। देखिए जब कोई विषय दिया जाए तो उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयामों पर सोचना होता है और यह निरंतर अभ्यास से ही पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 2 दिन सोचेंगे या 1-2 ऐसे लिखेंगे इसके बाद आप अच्छा लिखने लगेंगे, नहीं, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। और ध्यान दीजिए, निरंतर अभ्यास से यह क्षमता विकसित करना कि विषय से इतर सोचने पर हम रुक भी जाएं। ऐसा नहीं कि सोचने लगें तो सोचते ही चले जाएं और पता चला कि वो विषय से टॉपिक कुछ और पूछा गया है और आप अंदर कंटेंट कुछ और लिखते चले जा रहे हैं। तो विषय से इतर सोचने पर हम रुक भी जाएं, ये क्षमता अपने में विकसित करनी होगी, ठीक है। यदि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि जैसे मान लीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब एक टॉपिक है कि शोध क्या है, ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात। मतलब एक कोई ऐसे का टॉपिक है कि शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले हमें विषय को समझना होता है। शोध क्या होता है, नए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, नए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जब अचानक सफलता या नया ज्ञान मिलता है तो शुरू में यह नया ज्ञान उस शोधकर्ता के लिए अजनबी मुलाकात होती है। मतलब कुछ इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके अर्थों को समझेंगे। हो सकता है, सॉरी थोड़ा लाइट गई है लेकिन आवाज़ बराबर जा रही होगी, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ देखिए, कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है, मैं कुछ इस तरह से लिखा हूँ, हो सकता है आप इससे भी बेटर सोचें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सोच लिया है, मैंने जो बता दिया है यही आखिरी मतलब इसी तरह लिखा जा सकता है। इससे भी बेटर आप सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है, नए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में जब अचानक सफलता या नया ज्ञान मिलता है तो शुरू में यह नया ज्ञान उस शोधकर्ता के लिए एक अजनबी मुलाकात हो जाती है। मैंने कुछ ऐसा समझ लिया टॉपिक को, राइट। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम्पल में इसी चीज़ को आप कैसे करेंगे। महान वैज्ञानिक एडिशन द्वारा हजारों शोध, मैंने प्रयोग नहीं लिखा है, शोध लिखा है, हजारों शोध की असफलता के पश्चात अंततः बल्ब की खोज, अंततः बल्ब की खोज मिली। हजारों शोध की असफलता के बाद बल्ब की खोज मिली और यही क्या हो गया, प्राप्त एक नया ज्ञान में सफल होना, बल्ब की खोज में सफल होना। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख करके लिख भी सकते हैं, जब ऐसे लिख रहे हैं तो ये अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय में किसी मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस किसी एक विशेष अर्थ में बंद करके लिखेंगे, जितना व्यापक सोच सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बहुत गर्मी लग रही है, लाइट गई यार, ठीक है। तो जितना व्यापक आप जिस तरह से मतलब मान लीजिए आप जब आयामों पे सोच रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, साइंस टेक्स्ट से मान लीजिए विज्ञान से जोड़ दिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री से मैंने जोड़ दिया कि महात्मा बुद्ध द्वारा बिहार के बोधगया गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 49 दिनों तक ध्यान मुद्रा में, मतलब अब यहाँ पर 49 दिनों तक ध्यान मुद्रा एक तरह की शोध, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जब आप इससे लिख रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, 49 दिनों तक ध्यान मुद्रा में लीन रहना और अचानक से उनकी मुलाकात ज्ञान प्राप्ति के साथ पूरी हुई। इस तरह से लिख करके मैंने हिस्ट्री से जोड़ दिया, साइंस से जोड़ दिया। इसी तरह से आप जितने भी आयाम में सोच सकते हैं, जितने भी ज़्यादा अन्य विषयों से जोड़ सकते हैं, जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचने की प्रक्रिया आपको ये आदत डालनी होगी अभी से, ये आप करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा यहाँ पर देखें तो एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। मतलब यदि आपकी सीमाएं हैं यदि वो अच्छी हैं तो क्या होगा कि आपके पड़ोसी भी अच्छे होंगे।
मतलब अच्छी सीमाएं अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो इसी तरह आगे हम देखें तो इन दोनों को आधार बनाकर अन्य आयामों के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे कैसे कि यदि मान लीजिए टॉपिक है तो इस टॉपिक को विस्तार देना है, ठीक है, निबंध लिखना है, तो कैसे हम सोच सकते हैं। अब इसके बाद आप भी कोई टॉपिक लेकर के ऐसे सोचिए, पति पत्नी या दो दोस्त भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, राइट। पति पत्नी या दो दोस्त भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, बशर्ते वो एक दूसरे को इतना स्पेस देते रहें कि दूसरा व्यक्ति दबाव महसूस ना करे, ये ध्यान देना होगा। और मान लीजिए दो देशों के बीच की सीमाएँ हैं, ये दो देश हैं, मान लीजिए ये दो देश हैं, इसके बीच की सीमाएँ हैं, सीमाओं को इतना भी ज़्यादा हमें मतलब कठोर या इतना भी नहीं बना देना चाहिए कि ये दोनों पड़ोसी देशों में संबंध जो मधुर हैं वो बिगड़ने लगे। एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए गांव है, दो घर हैं आसपास, और ये घर मान लीजिए ये कोई पड़ोसी बहुत बड़ी दीवार अपने घर के चारों तरफ खड़ी कर देता है, बाउंड्री खड़ी कर देता है, गाँव की मैं बात करूँ एग्जाम्पल में, और ये उसके घर का गेट है। अब ये पड़ोसी इसका पहले था, दोनों में बहुत मधुर संबंध हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक समय के बाद पीढ़ी दर में जब पीढ़ीगत जब परिवर्तन हुआ, दूसरी पीढ़ी आई तो उसने कुछ इस तरह से बाउंड्रीज़ बना दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंड्रीज़ बना देने के बाद अब देखेंगे कि ये जो घर है ना, अन्य घरों, मान लीजिए पूरा गांव है, तो ये चीज़ें आप गांव में देखते भी होंगे, राइट। ये कहीं ना कहीं अलग, फिर धीरे धीरे कटा हुआ महसूस करने लगता है। कि आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सीमाएं बना रहे हैं बहुत सोच समझ करके सीमाएं बनानी चाहिए, वो चाहे एक छोटे माइक्रो स्तर पर हो या जब किसी देश की बात आती है तब भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ लाइट आ गई, बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका था। मतलब ऐसे ही सिचुएशन में कभी कभी होता है कि जब लाइट अचानक से कट जाती है तो हम थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन होता है पढ़ाने का वो थोड़ा बिगड़ जाता है। चलिए, फिर भी लाइट आ गई तो ठीक है। तो मान लीजिए ये जो प्रश्न था, अरे यार वो जो एस्से था वो टॉपिक कहाँ गया, हाँ, अच्छी बातें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो हमारी यदि सीमाएं अच्छी हैं तो ठीक से हमने सीमाओं को बनाया है, और बहुत ज़्यादा कठोर सीमाएं नहीं हैं, वो एक विषय अलग है कि अंदर हम बात इस पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि इस तरह का टॉपिक आता है तो हम इसको और कहाँ से लिंक कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ के मैंने बताया कि पति पत्नी या दो दोस्त भी अच्छे पड़ोसी होते हैं, बशर्ते वो एक दूसरे को इतना स्पेस देते रहें कि दूसरा व्यक्ति दबाव महसूस ना करे। कुछ इस संदर्भों में भी विस्तार हम दे सकते हैं, ठीक है, टॉपिक का। आगे देखें हम ये, अब इसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं उसी चीज़ को। कैसे? मनुष्य व प्रकृति भी अच्छे पड़ोसी होते हैं, मनुष्य व प्रकृति भी अच्छे पड़ोसी हैं। बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि मनुष्य अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को बोझ, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं का बोझ प्रकृति पर न डाल दे। यदि ऐसा करेगा तो संबंध बिगड़ेंगे, और जब संबंध बिगड़ेंगे तो एक टाइम के बाद अभी आप प्रकृति का नाश करेंगे, बाद में प्रकृति आपका नाश करेगी। तो यही चीज़ें हम अन्य संदर्भों में जोड़ करके लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह बुद्धि व मन भी अच्छे पड़ोसी हैं, बस दोनों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। यदि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी हुआ, संतुलन बिगड़ा, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इस तरह से हम कई आयामों में किसी भी विषय पर सोच करके लिख सकते हैं। हालांकि इस पर हम बात आगे करेंगे। अभी के इस फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ों पर हमें जो गौर करने की ज़रूरत थी वो ये थी कि ये जो शब्द मैंने अभी बात की थे, ये शब्द जब आएँ तो वहाँ पर हमें ठहरने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है कि किसी भी विषय पर यदि देश और काल सूचित नहीं है स्पष्ट रूप से, तो वहाँ पर हमें कैसे अनुपात रखना है अंदर के विषय वस्तु का, उस पर मैंने बात कर ली है। यदि कोई विषय दिया जाता है तो उसके आयामों पर हम कैसे, किस तरह से सोच सकते हैं, कितने आयामों से जोड़ करके लिख सकते हैं, कुछ उसका उदाहरण मैंने ये सामाजिक जोड़ करके बताए हैं। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी जोड़ करके, ये थोड़ा बुद्धि व मन की भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं। इससे भी एक इतर मतलब साहित्य से जोड़ दीजिए या एथिक्स से जोड़ दीजिए, किसी से, मतलब एक तरह से देखें थोड़ा हट करके, इस पर मैंने बात की है। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसका दिया, शोध क्या है, ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात। इस पर मैंने, आपने देखा कि साइंस के साथ जोड़ करके मैंने कुछ उदाहरण दिए। फिर इसके बाद हिस्ट्री से जोड़ करके दिए। आप भी और क्या सोच सकते हैं, हिंट दे रहा हूँ, गांधी के बारे में आप क्या सोच करके लिख सकते हैं। यदि पॉसिबल है तो आप थोड़ा कमेंट में लिख करके बताइए, ऐसा कुछ लिंक करके बताइए जैसे मैंने यहाँ पर लिंक किया है। तो कमेंट में बताइए, मैं वहाँ पर पढ़ूँगा और
देखूँगा, यदि अच्छा लगेगा तो वहाँ पर मैं जवाब भी दूँगा। ठीक है, कैसा रहा आपका वो जो आप लिख करके वहाँ पर छोड़ेंगे कमेंट, उसको भी मैं पढ़ करके बताऊँगा कैसा लगा, मुझे ठीक था क्या नहीं था, उस पर भी मैं कमेंट करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।